हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जैसे कि आप लोग को पता है, मॉडर्न हिस्ट्री का हम डिस्कस कर चुके हैं 60 नंबर क्वेश्चन। तो मैंने आपको बोला था कि हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद साइंस। तो साइंस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक लेक्चर और आज दिन में, जैसे अभी लेक्चर देते रहा हूँ, नाइट में मैं साइंस का बनाऊंगा। तो फिर नाइट में भी 11 बजे के आसपास एक और वीडियो आ जाएगी, वो साइंस 11 या 11:30 के बीच। लेकिन एक और 20 क्वेश्चन का हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं। तो हम अभी ध्यान देना, आपको अभी भले ही लगेगा कि यार 20 मिनट का क्वेश्चन में 40 मिनट लग जा रहे हैं, 20 क्वेश्चन में जो ज़्यादा है, लेकिन हम बहुत सारे फैक्ट को एकुमुलेट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। एक बार हमारे बहुत सारे फैक्ट हो जाएंगे ना, तो आपको टाइम बिल्कुल कम लगेगा, आपको लगेगा यार ये तो हमें पता ही है। क्लियर। सबसे पहले देखिए, हु स्पोक एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। किसने बोला था कि जिस समय पूरी दुनिया सो रही है उस समय इंडिया को आज़ादी मिला, लाइफ फ्रीडम मिला? किसने बोला? इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसके बारे में और क्या क्या आपको पता होना चाहिए। तो सी राजगोपाल जी पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे, इंडियन गवर्नर जनरल। क्योंकि आपको पता है हम आज़ाद तो 15 अगस्त 1947 को ही हो गए थे, लेकिन अब कंप्लीट रिपब्लिक तब हुए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। इससे पहले हम कौन से कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करते थे? 1935 वाले कॉन्स्टिट्यूशन से। तो तब तक जब तक हम फिर से रिपब्लिक कंप्लीट नहीं हो गए 26 जनवरी 1950, इससे पहले सी राजगोपालाचारी ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे। लेकिन क्या सी राजगोपालाचारी 15 अगस्त से ही बैठ गए? नहीं, 15 अगस्त से एक्चुअली थे लॉर्ड माउंटबेटन। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आपको तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तब तक कुछ समय आप ही रह जाइए, लेकिन आपके जाने के बाद सी राजगोपालाचारी जी बन जाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है, सीधे सीधे डिवीजन हो गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच? कोई तू मैं नहीं हुआ है, कोई निगोशिएशन नहीं हुआ? भाई निगोशिएशन हुआ है। हम कई सारे निगोशिएशन के बारे में आपने सुना होगा। जैसे एक 1944 में निगोशिएशन के बारे में आप सुने होगा, जिनको CR फॉर्मूला बोलते हैं, CR फॉर्मूला। क्लियर। सेकंड है CR फॉर्मूला, जिसमें CR फॉर्मूला में देखो आप मान गए थे दोनों, लेकिन गांधी और जिन्ना जब इस फॉर्मूला के तहत नेगोशिएशन कर रहे थे ना, तो इसमें थोड़ा प्लेबिसिट वगैरह की बात थी कि वोट करना है, वोट करवा के ऐसे कि चलिए। इसमें ऐसे था कि अभी 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट मिलती है ना, वहां पे दोनों मिलकर बनाते हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन बाद में हम क्या करेंगे, प्लेबिसिट करवा लेंगे, वोटिंग करवा लेंगे। लेकिन यहाँ पे पता है क्या, यहाँ पे वोटिंग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मतलब वोटिंग किसके लिए? सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में। लेकिन यहाँ पे जिन्ना खुश नहीं थे इस प्लान से। तो एक समझ ले, आपको याद बस रखना है, 1944 में CR फॉर्मूला आया, फिर 1945 में आया देसाई लियाकत फॉर्मूला। इससे तो कोई भी खुश नहीं थे। 1945 में एक और आया जिसका नाम था, आपको पता होगा, शिमला कॉन्फ्रेंस या वॉवेल प्लान भी बोलते हैं, क्योंकि इस समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था वॉवेल। तो वॉवेल क्या चाहता था? वॉवेल चाहता था कि यार कैसे न कैसे इस सॉल्यूशन हो जाए, इसको सॉल्व कर दिया जाए। तो वॉवेल ने कॉन्फ्रेंस करवाया जिससे भी लोग खुश नहीं थे। फिर वॉवेल चाहता था कि सब पार्टी के साथ मीटिंग करे और फिर कोई डिसीजन लिया जाए, लेकिन इससे कोई फायदा होने वाला नहीं था। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। वॉवेल का हमने डिस्कस कर लिया। और उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद कौन से आए? उसके बाद वॉवेल आए, उसके बाद एक फॉर्मूला आए, जिसके बाद था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन एक्चुअली वो प्लान था जिसके तहत हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारा संविधान बनाया। संविधान में पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। क्लियर। 13 दिसंबर को क्या हुआ? 13 दिसंबर को एक्चुअली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इनिशिएट किया गया। 11 दिसंबर को प्रेसिडेंट बने कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। 9 को देखो, जब भी कोई मीटिंग होती है तो स्टार्टिंग में प्रेसिडेंट उसको बनाते हैं जो सबसे एजेड होते हैं, तो सत्यानंद सिन्हा को बना दिया गया था। ठीक, चलिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी यहाँ पे मैं ज़्यादा ड्वेल नहीं कर रहा हूँ। महात्मा गांधी जी के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन आएगी। तो चलिए, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी। क्लियर। यहाँ पे और कुछ देख लेते हैं कि भाई 15 अगस्त नाम ही क्यों 15 अगस्त, कोई और डेट क्यों नहीं? 15 अगस्त इसीलिए क्योंकि जापान ने सरेंडर किया था, उसका 2nd एनिवर्सरी है ये वाला।
तो हमने जो दिया था वो 26 जनवरी 1930 से हमने सोचा था कि 26 जनवरी को हम अपना इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रवि रिवर के किनारे एक मीटिंग हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और बोले थे कि 26 जनवरी से हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। क्लियर। लेकिन ये 26 जनवरी को हम अब रिपब्लिक डे बनाते, जो अभी अभी गया है। क्लियर। और स्टार्टिंग में देखो, जब हम आजाद हो गए तो उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था ना, वही एज ए पार्लियामेंट का काम करता था, क्योंकि जब तक पूरा हमारा चुनाव नहीं हो जाता, चुनाव जीत के नहीं आते थे सबसे। और एक्चुअली जो रेड फोर्ट होता है ना, वहां पे प्राइम मिनिस्टर वहां पे तिरंगा फहराते हैं प्राइम मिनिस्टर। कब? 26 जन को, सॉरी 15 अगस्त को। चलिए, वो सब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? पहली बार इंग्लिश न्यूज़पेपर किसने लाया, कौन लाया? तो बाल गंगाधर तिलक नहीं, बाल गंगाधर तिलक की दो न्यूज़पेपर बहुत फेमस है, जो कि एक आपको पता होगा, एक था केसरी और एक था मराठा। केसरी एक्चुअली था मराठी लैंग्वेज में और मराठा था एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज में। राजा राम मोहन राय जी नहीं, राजा राम मोहन राय जी के नाम से फेमस है। आपको पता है कि उन्होंने आर्य समाज बनाया, सॉरी आर्य समाज नहीं, आत्मीय सभा और उसके बाद ब्राह्मण समाज। 1828 में। J.A. हिस्की, ये है करेक्ट आंसर, जेम्स अगस्त हिक्की। लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं, क्यों न्यूज पेपर ही निकालेंगे, ठीक है ना। न्यूज पेपर 1935 में थे, ये ध्यान देना। लॉर्ड विलियम बेंटिक एक्चुअली फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। किस एक्ट के बाद आया? 1833 के एक्ट के बाद। क्लियर। इन्होंने ही सती सिस्टम को हटाया। विलियम बेंटिक के बारे में काफी इंफॉर्मेशन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। देखो, जेम्स अगस्त हिक्की, इन्होंने पहला न्यूज़पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था बंगाली गजट। उसी का नाम था कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज, लेकिन फिर बाद में सीज कर लिया गया कुछ और न्यूज़पेपर, मतलब कुछ दिन के लिए चला, क्योंकि ऑब्वियसली अंग्रेज के खिलाफ खुद बोलोगे तो आप रहोगे थोड़ी। कलकत्ता गजट, बंगाल जर्नल, ओरिजिनल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद सत्याग्रह, 3 सत्याग्रह गांधी जी का बहुत फेमस है, चंपारण, अहमदाबाद और खेरा। चंपारण, अहमदाबाद, खेरा। तो तीनों के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बता तो दिया है मैं, लेकिन थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था, गांधी जी डायरेक्टेड किसे? ब्रिटिश मिल ओनर नहीं, वो मिल ओनर एक्चुअली इंडियन ही मिल ओनर थे। क्लियर। अहमदाबाद में मिल ओनर। क्लियर। तो हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था कि मिल ओनर ने कुछ लोगों को बोला था कि हम आपको क्या देंगे, कुछ एक्स्ट्रा 50% का एक्स्ट्रा हम वेजेस देंगे। क्लियर। 50% का मतलब प्लेग बोनस टाइप का, कुछ प्लेग बोनस कि हम 50% देंगे। तो अब बाद में मना कर दिए, तो ये लोग गांधी जी के पास गए। गांधी जी बोले कि आपको देना ही पड़ेगा। गांधी जी स्ट्राइक कर दिए। तो उसके बाद मिल ओनर तैयार हो गया कि हाँ अब तो 35% हम दे देंगे। क्लियर। एक और चीज अब बताता हूँ, ये मिल ओनर का नाम था अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अंबालाल साराभाई क्यों इतना चढ़ के बोल रहा था, क्योंकि अंबालाल साराभाई पूरे अहमदाबाद के मिल ऑनर के एसोसिएशन के लीडर थे। तो इसलिए अंबालाल साराभाई को कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत अच्छी चीज हुई, गांधी जी के साथ लड़ने में एक्चुअली अंबालाल साराभाई की बहन भी लड़ रही थी, जिनका नाम था अनुसुईया साराभाई। तो इसे में पता चलता है कि यार कोई गलत है ना, तो उसके परिवार वाले भी अगेंस्ट हो सकते हैं। उसकी बहन अगेंस्ट थी ना, ठीक है। तो 3 आपको पता ही है, अहमदाबाद, चंपारण, अहमदाबाद, खेरा, तीनों में बता चुका हूँ तीनों किस किस लिए है, तो बात ज्यादा डिटेल में नहीं बता। व्हिच टाउन सिटी गॉट अ टावर, मीनार है जो मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पे है। ये करेक्ट आंसर इसका गुंटूर एक्चुअली आंध्र प्रदेश में है। क्लियर। यहाँ देखो, कालीकट क्यों फेमस है आपको पता है? जहाँ पे सबसे पहले वास्को डी गामा आया था। क्लियर। जिन्ना टावर कहाँ पे है? गुंटूर में है, आंध्र प्रदेश, ये वाला जगह है। और पाकिस्तान के जो फादर है मोहम्मद अली जिन्ना, उनके नाम पे है।
और एक्चुअली महात्मा गांधी रोड पे है। क्लियर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये एक्चुअली जो किताब है ना, देखो इसके बारे में क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन को। एक्चुअली जो इनके नाम जिनका बहुत, एक्चुअली इस गाना को लिखा कौन था, लिखा था जिनका नाम था बिस्मिल अजीमाबादी, लेकिन इसको एकदम इमोरलाइज किया कौन, राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये बहुत फेमस है, लेकिन एक्चुअली लिखे नहीं थे, रोट यहाँ पे प्रॉब्लम है, इन्होंने लिखा नहीं था, लिखा था उनका नाम था बिस्मिल अजीमाबादी। क्लियर। कब लिखा था उन्होंने, 1921 में। तो अब एक बंदे के नाम, ध्यान देना, मैं इन सब के बारे में, इनके बारे में उतना डिटेल में नहीं कराऊंगा, मोहम्मद इकबाल के बारे में हम कराऊंगा जब एक नया क्वेश्चन आएगा, लेकिन अभी राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत फेमस पर्सनालिटी है। क्यों फेमस है, इनका जन्म हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में, और इनका मृत्यु हुई ऑब्वियसली हैंगिंग के द्वारा। किस ऑर्गेनाइजेशन से, बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्लियर। दो कॉन्स्पेरेसी में संलिप्त थे, एक थे मेनपुरी कॉन्स्पेरेसी और दूसरा काकोरी कॉन्स्पेरेसी। मैंने कल पढ़ा था ना काकोरी कॉन्स्पेरेसी के बारे में, जो मैंने कहा था कल इसमें थे। इसको हैंग कर दिया गया 19 दिसंबर 1927 को, और उसके बाद आर्य समाज से एसोसिएटेड थे, और इतना जो इनको इंस्पायरेशन किससे ले रहे थे, सत्यार्थ प्रकाश एक किताब है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी किताब है, दयानंद सरस्वती जी की किताब है, उनसे इंस्पायर हो रहे थे। और इवन इनका कॉन्फिडेंशियल कनेक्शन बताया जाता है लाला हरदयाल से भी था, थ्रू इनके गुरुजी सोमदेव के द्वारा। और सोमदेव आर्य समाज के प्रीचर थे, आर्य समाज के, क्योंकि इनका कनेक्शन आर्य समाज से भी तो एसोसिएटेड थे। ये फाउंडिंग मेंबर थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के, फाउंडिंग मेंबर थे। क्लियर। भगत सिंह को प्रेसाइज करते रहते थे। इनकी 2 बुक थी, देखो ये बहुत बड़े राइटर वगैरह भी थे, एंड ही ट्रांसलेटेड द बुक कैथरीन फ्रॉम इंग्लिश। कैथरीन बुक को ट्रांसलेट किया था, और बोल्शेविकों की करतूत को बंगाली में ट्रांसलेट किया था। चलो, which of the following act given representation for India for the first time in the legislation। देखो पहली बार इंडियन को रिप्रेजेंटेशन मिली, एक्चुअली एक्ट जो था 1909 वाला एक्ट, 1909 वाला एक्ट जो है ना, उसमें रिप्रेजेंटेशन मिली। तो हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर ले रहे हैं। देखो 1909 एक्ट में, 1909 में सबसे पहले इसका नाम तो था मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, हमें पता है। और इस एक्ट में क्या किया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट की धारणा की गई, सेपरेट इलेक्टोरेट आएगा मुस्लिम के लिए। क्लियर। और देखो तो ये गलत किया जैसी बात, तो ब्रिटिश ने इसको छुपाने के लिए एक उल्टा काम किया, क्या सही काम किया। पहली बार जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव, क्योंकि आपको पता है सेंटर पे 2 काउंसिल थे, एक लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। जो फेमस और मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके मेंबर अधिकतर ब्रिटिशर्स होते थे, लेकिन पहली बार उसने इंडियन को एंट्री दी इसमें, जिनका नाम था सत्येंद्र कुमार सिन्हा उनका नाम था। क्लियर। पहली बार एंट्री दी उनको। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में जो मोरले थे वो सेक्रेटरी थे, मिंटो वायसराय थे। तो मिंटो को बोला जाता है फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, या हम बोलते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो, और इसमें बात की गई 1909 वाला में कि चलो हम प्रोविंस में तो हम क्या देंगे, प्रोविंस में हम मेजोरिटी, ऑफिशियल मेजोरिटी को मान सकते हैं कि प्रोविंस में ऑफिशियल मेजोरिटी नहीं भी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी रहेगी सेंटर में। बात करें इंडियन काउंसिल एक्ट की बात करें, और भी चीज हो रहा था, लेजिस्लेटिव काउंसिल में का नंबर बढ़ाते ताकि इंडियन को एंट्री दे सके। उसके बाद अगर इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 की बात करें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, डायरकी सिस्टम लाया। किसके लिए, डायरकी सिस्टम लाया प्रोविंस के लिए। क्लियर। उसके बाद बात करें तो हो गया। और उसके बाद 1932 में आपको पता है कम्युनल अवार्ड आया। उसके बाद 1935 में भी कुछ हुआ। और 19 एक्ट था ना, उसी में हाई कमिश्नर ऑफ लंदन को बैठाया गया, हाई कमिश्नर लंदन को एस्टैब्लिश किया गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में तो आपको पता ही है, जो फेडरल कोर्ट लाए गए, आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट किया गया,
फ्रेंचाइजी वोट में बोला गया कि 10% लोगों को वोट देने का अधिकार है। किस बेसिस पे, तो आपको पता है, प्रॉपर्टी वगैरह के बेसिस पे। क्लियर, और ये बात है। चलो, ये सब तो मैंने लिखा है, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है कि अब क्या हुआ, प्रिंसली स्टेट को इसमें 1909 की बात करें, प्रिंसली स्टेट को इसमें थोड़ा हम क्या कर दिया, थोड़ा हमने और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी। प्रिंसली स्टेट को बोला कि सर आप फॉरेन पॉलिसी का कोई डिस्कशन नहीं कीजिए। क्लियर, फॉरेन पॉलिसी का कोई डिस्कशन नहीं कर सकते आप। लॉर्ड मिंटो ने अपॉइंट किया मोरले को, मतलब लॉर्ड मिंटो अपॉइंट किया ऑन द परसुएशन ऑफ मोरले, क्योंकि मोरले सेक्रेटरी थे, वो जानते थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की काबिलियत। उन्होंने इंडियन को पहली बार एंट्री दी। और ये लाइन जो क्वेश्चन है ना, ये वाला है, इंडियंस वर गिवन मेंबरशिप टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। यही तो क्वेश्चन था ना। सेपरेट इलेक्टोरेट तो पता ही है। पंजाब को इनेक्स किया गया ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा ड्यूरिंग द रेन ऑफ गवर्नर जनरल। किस गवर्नर जनरल के समय में पंजाब को एनेक्स किया गया? तो सबसे पहले कुछ कुछ बातें जान लेते हैं सारे गवर्नर जनरल के बारे में, उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए विलियम बेंटी के बारे में। विलियम बेंटी के बारे में क्या क्या हमें पता होना चाहिए? 1935 में आए थे, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, जो कि 1833 के एक्ट के बाद आए थे। उसके बाद इनके बारे में हमें पता होना चाहिए सती सिस्टम को हटाया था इन्होंने, ये पता है हमें, और सती सिस्टम को हटाया था इन्होंने। और उसके बाद और विलियम बेंटी के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? एजुकेशन, जो मैकुले का माइन्यूट आया था ना 1935 में, इन्होंने आया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंग्लिश एजुकेशन को जब लाया गया, मैकुले ने लाया, तो उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटी की थे। और इसने परपेचुअल फ्रेंडशिप साइन की थी रंजीत सिंह के साथ, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद इसमें हमें पता होना चाहिए और क्या चीज, विलियम बेंटी के बारे इतना ठीक है। और उसके बाद लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं। लॉर्ड डलहौजी तो सबसे बहुत फेमस, क्या भाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और सेकंड एंग्लो सिख वॉर होता है, उसके बाद ट्रेटी साइन करते हैं। भाई इसी को तो मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबसे पहले सतारा को लाते हैं। वुड्स डिस्पैच इनके सामने आया, रेलवे इनके सामने में, टेलीग्राफ इनके सामने, पोस्ट एक्ट इनके सामने में, गंगा कनाल इनके समय आया, विडो रीमैरेज एक्ट इनके समय में आया। क्लियर। उसके बाद बात करें कॉर्नवालिस की। लॉर्ड कॉर्नवालिस तो आपको बहुत फेमस, 1793 में जब परमानेंट सेटलमेंट में आया था। भाई ये साहब यही थे, परमानेंट सेटलमेंट। ये चाहते थे कि यूरोपनाइजेशन हो, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन हो ना, वो बिल्कुल यूरोप की तरह हो। तो इन्होंने सिविल सर्विस को उसको इंट्रोड्यूस करने का कोशिश किया। कॉर्नवालिस एक कोड लाए, इसका मतलब है कि जुडिशियल में रिफॉर्म करना चाहिए, ये सब बात, रेवेन्यू कोड, ये सब कुछ लाए इन्होंने। क्लियर। तो करेक्ट आंसर है बी। लॉर्ड कैनिन को तो हमें पता है भाई। लॉर्ड कैनिन कब आया था? लॉर्ड कैनिन आया था फर्स्ट वायसराय और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पता है हमें। और उसके बाद इनके बारे में हम और क्या कर सकते हैं? और चलो इतना ही सही है। और लॉर्ड कैनिन, हाँ इतना सही है। ये इनके बारे में, ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश किया था, 3 मेन यूनिवर्सिटी उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। और चलो इतना ठीक है। चलो और क्या करें इसमें? ठीक है। और एक व्हाइट म्यूटिनी हुआ था, इन्हीं के समय आया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वाला भी इसी के समय आया था। पंजाब याद है, पंजाब वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इन मार्च 1849 अंडर लॉर्ड डलहौजी एज पर द ट्रीटी ऑफ लाहौर। ये ट्रीटी ऑफ लाहौर याद रखना। क्लियर। 11 और इसमें क्या हुआ, दलदीप सिंह है, उसको दलदीप सिंह जो महाराज थे, उनको पेंशनर बना दिया गया इंग्लैंड के द्वारा। इस समय जो ब्रिटिश के तरफ से जो थे, वो थे सन जॉन लॉरेंस। उनको अपॉइंट किया गया फर्स्ट चीफ कमिश्नर, मतलब डलहौजी ने अपॉइंट किया इनको पहला चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब, ताकि आप एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सके। कोहिनूर का यही इसी समय लेके भागे उसके बाद। क्लियर।
लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी से आपको पता है डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ। लॉर्ड कर्जन से मुझे पता है क्या, लॉर्ड कर्जन से मुझे पता है यूनिवर्सिटी इन इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। लॉर्ड क्लाइव से पता है डुएल एक्ट। लॉर्ड वेलेस्ली से पता है, सब तो मैं पता ही था। अब बोलोगे भैया लॉर्ड कर्जन आपको पैसा कैसे पता है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट? भाई पता है क्या हो रहा था, जब बंगाल पार्टीशन के समय नेशनलिज्म की बहुत ज्यादा भावना उठ चुकी थी, कहाँ पे, बंगाल में। तो लॉर्ड कर्जन वहां पे बहुत कुछ कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने जैसे वहां पे उन्होंने यूनिवर्सिटीज एक्ट लाए, आर्म्स एक्ट लाए, और यूनिवर्सिटी एक्ट एक्चुअली 1904 में लाया। उसके बाद एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट लाया, फिर और भी बहुत चीज। क्लियर? ये लॉर्ड कर्जन बहुत खतरनाक थे, उन्हें बंगाल पार्टीशन के समय यही थे। चलो, सब्सिडी अलायंस के बारे में अच्छे से पता है सब। हु फ्रॉम द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट असैसिनेटेड? इसमें से कौन असैसिनेट नहीं हुए थे? एक्चुअली मोहम्मद अली जिन्ना, बाकी सब हुए हैं। क्लियर? और मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में हमने एक पेज में देख ही लिया था, जितना हमें उतना ही जानना था। मोहम्मद अली जिन्ना को एक्चुअली हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर बोलती थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू वही है जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है और भारत कोकिला बोला जाता है। किसने बोला है? महात्मा गांधी ने। क्लियर? सरोजनी नायडू पहली गवर्नर थी इंडिया की, यूनाइटेड प्रोविंस की। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। और सबसे पहले इसमें क्या करना है? ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले आप देखिए ट्रीटी ऑफ, सबसे पहले देखते हैं ट्रीटी ऑफ सालवाई हुई थी 1784 में। मैं कल बताया था ट्रीटी ऑफ सालवाई हुई थी 1784 में, ट्रीटी ऑफ सालवाई। चलो, तो ये करेक्ट है। तो चलिए, उसका ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ था। तो ऐसे करना है, प्लेस क्रोनोलॉजिकली। सबसे पहले हुआ था ट्रीटी ऑफ सालवाई 1784 में। उसके बाद ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम हुआ था 1792 में। तो सबसे पहले हुआ था 4 वाला, फिर हुआ था 3 वाला। ट्रीटी ऑफ बसेन हुआ था 1802 में। ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ था 1809 में। मैं एक एक करके बताता हूँ। सेरिंगपट्टनम अभी मैं नहीं बताऊंगा। सेरिंगपट्टनम मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें मैसूर के सारा राजा के बारे में डिस्कस कर लेंगे। मतलब मैसूर, ब्रिटिश और मैसूर के बाद जो 4 लड़ाई हुई थी ना, हैदर अली, उसको डिटेल में बताऊंगा, इसलिए अभी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। ट्रीटी ऑफ सालवाई हमने कल कर लिया था। ट्रीटी ऑफ बसेन है जो साइन हुआ ब्रिटिश इंडिया और बाजीराव टू के बीच। क्लियर? कहाँ पे हुआ? पुणे में। इस ट्रीटी में क्या हुआ कि मराठा एम्पायर को डिसॉल्व कर दिया गया। क्लियर? ये बात है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर बिटवीन 1809 में हुआ। 1809 में बिटवीन रंजीत सिंह एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये जो एक्चुअली ट्रीटी है ब्रिटिश की तरफ से था चार्ल्स टी मेटकैफे, और एक तरफ से था महाराजा रंजीत सिंह। रंजीत सिंह सिख वॉरियर थे, सब तो पता ही है थोड़ा बहुत। चलिए, और एक और चीज, मैं इसमें 10 ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। एक और चीज, मैं ये वीडियो अभी शायद ना अपलोड करूँ, थोड़ी देर में अपलोड करूँगा। जब आपको 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं साथ साथ, मतलब नेक्स्ट वीडियो में 10 to 20 क्वेश्चन, या मैं इसको अपलोड करता हूँ ताकि आप लोग इसको कर लो। क्योंकि मुझे मेरा एक्चुअली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अभी जैसे अभी टाइम है रहा है 6:7 और मेरा अनअकैडमी पे क्लास है 6:07 हो रहा है 6:30 पे, इसलिए मुझे इससे अभी रोकना पड़ रहा है। और मैं इसको अभी कर दे रहा हूँ और अपलोड कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना। फिर मैं बाकी क्वेश्चन को अभी अपलोड कर दूँ। मैं बना चुका हूँ इसमें बहुत आगे तक। चलिए, थैंक यू।